हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस आगाज सीरीज में जहां पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट कमिंग एग्जाम। और क्वेश्चन सारे के सारे टीसीएस के पैटर्न पर बेस्ड है, जो पिछले 5 से 6 सालों से टीसीएस पेपर कंडक्ट करा रहा है उस पर। और इन सेशन से आपको मदद मिलेगी ये जानने में कि टीसीएस के क्वेश्चंस किस पैटर्न पर आजकल बन रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So, into this lecture number 9, practice session 9, हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर पर बात कर रहे हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां पर फ्रेम हुए इन द लास्ट प्रीवियस ईयर्स, वो जरा देखना चालू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज द डीऑक्सीनेशन कांस्टेंट फॉर म्युनिसिपल वेस्ट वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस पर डे इज। तो देखो यहां पर जो सवाल पूछा है, सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है। आपसे पूछ रहा है डीऑक्सीनेशन कांस्टेंट। तो डीऑक्सीनेशन कांस्टेंट के बारे में क्या जानते हैं हम? या तो इसे के कहा जाता है या फिर इसे केडी कहा जाता है। ये है हमारे पास एट द रेट किस पे, एट द रेट बेस 10 हम कह सकते हैं, एट द रेट बेस 10। और ये है हमारे पास क्या, एट द रेट बेस ई पे। के और केडी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हम आपस में जानते हैं, तो वो है हमारे पास केडी की वैल्यू होती है के अपॉन 2.303 के बराबर। ये एक बेसिक सा रिलेशनशिप पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा के और केडी में अगर हम बात करें तो केडी की जो वैल्यू है हमारे पास, यही केडी की वैल्यू एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस इट कैन रेंज, ये हमारे पास लाई करती है 0.05 से लेके 0.2 हमारे पास जो है वो डे इनवर्स तक। कहां तक लाई करती है हमारे पास ये, पर डे के रूप में। तो 0.05 से 0.2 डे इनवर्स तक लाई करती है वैल्यू। अब ये वैल्यू हमारे पास किसके लिए है, तो ये है फॉर हमारे पास वेस्ट वाटर, फॉर वेस्ट वाटर। कौन सा, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। जैसे ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी हमारे पास, हमारा वेस्ट वाटर उतना ही ज्यादा गंदा होगा, जितनी कम होगी ये उतना ही साफ होगा। 0.05 डे इनवर्स से छोटी अगर कोई वैल्यू होती है तो फिर इसका मतलब है कि वो पानी हमारे लिए बहुत साफ है। तो यहां पर अगर पूछा जाए कि डी ऑक्सीजन कांस्टेंट की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस पर कहां पर लाई कर सकती है, तो 0.05 से 1 ये भी हो सकता है। लेस देन 0.05 क्या ये हो सकता है क्या, नहीं। 0.05 से 0.1 पर अगर होगा तो ये हमारे पास लेस, मतलब अगर हम इसको भी कैटेगराइज करना चालू करें तो इसको कहा जा सकता है 0.05 से लेके 0.10 तक, और 0.01 से 0.1 से 0. हमारे पास 15, और कहा जा सकता है 0. हमारे पास 15 से लेके 0.2 तक। ये 3 कैटेगरी बन जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो इंडिकेशन देता है किसको, तो ये इंडिकेशन देता है हमारे पास हमारा ट्रीटेड सीवेज को, ट्रीटेड सीवेज को इंडिकेशन देता है, या फिर कोई सरफेस वाटर की बात करता है। जैसे ही वैल्यू बड़ी होना चालू होगी तो फिर ये हमारे पास अनट्रीटेड सीवेज पे चला जाएगा। और यहां पर वही बात चल रही है कि डीऑक्सीजन कांस्टेंट बताना है म्युनिसिपल वेस्ट वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस पर डे पर। तो ना इस पूरी वैल्यू को सिग्निफाई किया जा सकता है, ये वाली वैल्यू की बात आएगी तो ट्रीटेड सीवेज की बात आ जाएगी। ट्रीटेड सीवेज यहां पर हमें लेकर चलना ही नहीं है। तो हमारे लिए वैल्यू 0.1 से 0.15 या फिर 0.15 से 2 के बीच में कोई वैल्यू है तो 0.05 से लेके 0.1 ये ट्रीटेड सीवेज की बात करता है, ये भी नहीं होगा। 0.15 से 0.3 तक हम जा ही नहीं रहे हैं तो फिर ये वाला आंसर भी नहीं होगा। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, आंसर हो जाएगा 0.1 से लेके 0.15 तक शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, ए शुड बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द सीवेज इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। तो देखो नाइट्रोजन जब भी हमारे पास प्रेजेंस पता चलेगा, ये हमेशा बताया क्या, हमारे पास पोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्या बताएगा ये, पोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और उसमें भी हमारे पास अलग अलग स्टेजेस पता चलती है कि अगर कोई रीसेंट पोल्यूशन बताना होता है, कोई रीसेंट पोल्यूशन बताना होता है तो हम बताते हैं किससे, फ्री नाइट्रोजन से,
फ्री नाइट्रोजन या अमोनिया कह सकते हैं, फ्री अमोनिया कह सकते हैं। अगर हमें कोई पास्ट पोल्यूशन बताना है जिसका कोई डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है, तो वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से पता चलता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से पता चलता है। वहीं पर अगर हमें कोई फास्ट डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर की बात करना है जो कि बहुत तेजी से डिग्रेड हो रहा है, मतलब हमारे पास हम कह सकते हैं कि जिसका एक्टिव डिकम्पोजिशन हो रहा है, एक्टिव डिकम्पोजिशन हो रहा है, ऐसे टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को पता करना है, तो उसके लिए हमें कंटेंट पता चलता है बाय द हेल्प ऑफ नाइट्राइट कंटेंट। और वहीं पर अगर हमारे पास कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर की बात करना है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर हमें पता करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहां पर हमें नाइट्रेट कंटेंट से पता चलता है हमारे वेस्ट वाटर में। इन दोनों को मिलाकर जनरली कहा जाता है क्या, जल्डाज नाइट्रोजन, जल्डाज नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं पता होनी चाहिए। मीथेन का हमारे पास इंडिकेशन भी क्या बताता है, हमारे पानी के अंदर कोई डिग्रेडेशन प्रोसेस हो रहा है। इथेन और इथेनॉल का यहां पर कोई लेना देना नहीं है। अब बात आ रही है कि ऑर्गेनिक मैटर, हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर का पोल्यूशन है, ये कौन बता रहा है डायरेक्टली, हमारे पास हमारा नाइट्रोजन कंटेंट बता रहा है। और इतने अलग अलग तरीकों से बता सकता है इतनी इतनी स्टेजेस ऑफ पोल्यूशन को। मीथेन क्या बताता है, मीथेन बताता है कि ऑर्गेनिक मैटर तो है, उसका डिकम्पोजिशन चल रहा है, और वो डिकम्पोजिशन के टाइम पे मीथेन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ऑर्गेनिक मैटर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द वेस्ट वाटर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। पूछा है द बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 days, पहले 2 दिन में एट 10 डिग्री सेल्सियस इज जनरली टेकन एज स्टैंडर्ड, एज स्टैंडर्ड डिमांड। गलत हो जाएगा ये तो, हमारे पास यहां पर एंड इज अबाउट 60% ऑफ टोटल डिमांड, पूरा स्टेटमेंट गलत है। देखो जब बात करते हैं बीओडी की, तो बीओडी चाहे 5 डे की बात करो एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप चाहे बात करो बीओडी की 3 days की एट द रेट 27 डिग्री सेल्सियस, दोनों में से कोई भी लेके चलो, बोथ आर सेम, और दोनों बताते हैं क्या, 68% ऑफ अल्टीमेट बीओडी। क्या बताते हैं ये, 68% ऑफ अल्टीमेट बीओडी को। और ये दोनों को क्या लेके चला जाता है, स्टैंडर्ड लेके चला जाता है। पहले इसको स्टैंडर्ड लेके चलेंगे, अगर ऐसी कंडीशन अवेलेबल नहीं कि हम 5 दिन तक नहीं वेट कर सकते, देन वी कैन गो विद दी 3 day 27 डिग्री सेल्सियस। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला पूछा है अ 10 day बीओडी इज अबाउट 90% ऑफ द टोटल बीओडी। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई एक जनरल कंडीशन ले लूं, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस लेके चलूं, अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस लेके चलता हूं, तो बीओडी की वैल्यू 0 डे पर एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस निकल कर आता है 0 mg पर लीटर के बराबर। वहीं पर मैं बीओडी की अगर वैल्यू निकालूंगा कहां पर, हमारे पास 1 डे पर, एक दिन पर निकालूंगा, 1 डे एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये वैल्यू निकल कर आती है लगभग 0.2 L नोट के बराबर। मतलब अल्टीमेट बीओडी का 20% हमारे पास सेटिस्फेक्शन एक दिन में हो चुका होता है। वहीं पर अगर बात करूंगा मैं बीओडी की, तो बीओडी 5 डे निकालना हो हमें एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 0.68 टाइम्स ऑफ एल नॉट के बराबर। मतलब 68% ऑफ बीओडी सेटिस्फाई हो जाती है हमारी 5 दिनों के अंदर। वहीं पर अगर निकालने जाऊंगा मैं बीओडी 10 दिन की, तो 10 days बीओडी इज यूजुअली इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस पर 0.90 टाइम्स ऑफ एल नॉट के बराबर। इसका मतलब कि 90% ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर गेट्स डिकम्पोज इन दी 10 days पीरियड। और वहीं पर अगर मैं निकालूंगा बीओडी, यहां मेंशन करता हूं, अगर मैं बीओडी निकालता हूं, बीओडी एट द रेट इनफाइनाइट डेज एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस, तो इनफाइनाइट डेज में तो 100% बीओडी सेटिस्फाई हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू एल नॉट के बराबर। मतलब अल्टीमेट बीओडी, पूरी तरीके से बीओडी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी इन इनफाइनाइट डेज। तो अगर यहां पे पूछा जा रहा है कि 10 दिन की बीओडी 90% ऑफ द टोटल होती है, तो बिल्कुल सही बात है ये। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन सही है। तो पहला गलत है, फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। आंसर क्या हो जाना चाहिए, सी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं।
अगला सवाल पूछा है, if the DO in the beginning and in the end of the test are respectively 13 and 8 ppm and if the dilution factor is 100 then the 5-day BOD will be कितना होगा। तो देखो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आप इस सवाल को ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं आपको कि आप जब BOD निकालते हैं 5 दिन की, यहां पर आपके पास 5 दिन की बात चल रही है, एट द रेट टेम्परेचर नहीं बोला है तो हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चलेंगे कितने पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। इसका फॉर्मूला होता है डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इनटू व्हाट, डाइल्यूशन फैक्टर के बराबर। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए डाइल्यूशन फैक्टर होता है कि टोटल वॉल्यूम आपके डाइल्यूट सैंपल का जितना भी है डिवाइडेड बाय द इनिशियल सैंपल ऑफ द वेस्ट वाटर। तो यहां पर डाइल्यूशन फैक्टर डायरेक्टली दे रखा है 100 के बराबर, इनिशियल डी और फाइनल डीओ भी दे रखे हैं, आपको सिर्फ पीओडी निकालना है। तो दैट इज इक्वल टू 13 माइनस 8 इंटू वॉट 100 के बराबर वुड कम आउट टू बी एज 500 mg पर लीटर के बराबर। तो ये तो आ गई बीओडी 5 दिन की। क्या पता होना चाहिए, अगर हमारे पास ये डीओ इनिशियल नहीं पता हो, इसी को डीओ मिक्स भी कहा जाता है सवालों में, और इसको निकालने का तरीका होता है कि ये डीओ आपके पास एरेटेड वाटर का है इनटू कितना वॉल्यूम है एरेटेड वाटर का, प्लस आपके पास डीओ कितना है आपके टेस्ट सैंपल का और उसका कितना वॉल्यूम है टेस्ट सैंपल का, डिवाइडेड बाय आपका डीओ डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम ऑफ एरेटेड वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल। तो ये आपके पास निकल कर आता है आपका डीओ। अब एक चीज जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि आपका जो बीओडी की टेस्टिंग होती है, आप इंक्यूबेटर में जब टेस्टिंग करते हो तो एट द एंड अगर आपके पास कंडीशन है कि आपका डीओ फाइनल की वैल्यू लेस देन 1 mg पर लीटर आ रही है, तो टेस्ट को करना पड़ेगा डिस्कार्ड। क्यों? क्योंकि इतना कम अगर हमारे पास ऑक्सीजन बचा है आखिरी में, तो हो सकता है कि शायद टेस्ट होते होते ही ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। तो डीओ की अगर फाइनल की वैल्यू 1 mg पर लीटर से कम हो तो टेस्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं, या फिर अगर डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल की वैल्यू अगर हमारे पास लेस देन 2 mg पर लीटर आए, मतलब कि 2 mg का भी डीओ का इस्तेमाल नहीं हो पाया हमारे टेस्ट में, तो भी हम क्या कर देते हैं, टेस्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं, टेस्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड द टेस्ट। तो ये कुछ बेसिक सी बात है जो आपको ध्यान रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर क्या हो रहा है यहां से, आंसर इज कमिंग आउट टू बी सी। अगला सवाल पूछा है कि यूजुअली द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज इज व्हाट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज की बात चल रही है तो आपको पता होना चाहिए कि सीवेज हमारे पास किससे मिलकर बन रहा है। तो सीवेज हमारे पास मिलकर बन रहा है 99.9% हमारे पास लिक्विड है, और हमारे पास मतलब ग्रेटर देन दिस मच एंड लेस देन 0.1% हमारे पास है हमारा सॉलिड कंटेंट। अब हमारे पास जब हम जानते हैं तो लिक्विड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1 के बराबर होती है, लेकिन अगर हम एज अ होल बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, अगर मैं बात करूं तो ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 1 के बराबर। अगर लिक्विड में कुछ सॉलिड कंटेंट आ गया है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज जो है वो 1 से ज्यादा तो चली ही जाएगी, 1 से ज्यादा तो चली ही जाएगी। तो यहां पर हमारे पास स्लाइटली लेस देन 1 कहना गलत हो जाएगा, 1 कहना गलत हो जाएगा, मच लेस देन 1 बहुत ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि सॉलिड की मात्रा बहुत कम है। तो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 कैन बी वेरी मच अप्रोप्रिएट आंसर। आंसर क्या हो जाना चाहिए, सी शुड बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पर हमें ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, पता होना चाहिए इसके बारे में। अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली कॉजेज एसिडिटी। तो एसिडिटी हमारे पास जो है मोस्टली कॉजेज एसिडिटी में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास यहां पर क्या हो रहा है, जो कि हमारे पानी के पीएच को रिड्यूस करने की एबिलिटी रखता है, और पानी के पीएच को रिड्यूस करने की एबिलिटी रखता है, इसका मतलब हमारे पास यहां पर एक्सेस ऑफ H+ आयन क्रिएट होने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास व्हाट हैपेंस इज, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कैन लीड टू एक्सेस ऑफ ऑक्सीडाइजेशन, हमारे पास ये भी कर सकता है, हमारे पास ऑक्सीजन एक्सेस ऑक्सीडाइजिंग
कैन लीड टू कोरोजन, ये भी हो सकता है, वन ऑफ द ऑप्शन। नाइट्रोजन से कभी भी हमारे पास जो है वो एसिडिटी नहीं हो सकती, हाइड्रोजन से नहीं हो सकती, बट H प्लस आयन कैन लीड टू एसिडिटी। तो यहां पर आपसे आयन की बात नहीं करी, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, H प्लस आयन नहीं बोला है, तो आंसर तो ये भी नहीं हो सकता। और अब बचा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ कॉजिंग एसिडिटी इन वाटर, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, डी शुड बी दी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, डी शुड बी दी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ये भी हो सकता है अगर CO2 नहीं होता ऑप्शन में, तो देन वी कुड हैव गॉन विद दी ऑक्सीजन पार्ट। आंसर क्या हो जाएगा, डी इज कमिंग आउट टू बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सीवेज। बीओडी के रिस्पेक्ट में कुछ पॉइंट पूछे हैं। तो बीओडी ऑफ वाटर ड्यूरिंग 5 days एट 27 डिग्री सेल्सियस इज जनरली टेकन एज द स्टैंडर्ड डिमांड एंड इज अबाउट 88% ऑफ द टोटल डिमांड। कंप्लीटली गलत। अभी हम लोगों ने पढ़ा 5 दिन की बीओडी 20 डिग्री सेल्सियस पे या 3 दिन की बीओडी 27 डिग्री सेल्सियस पे 68% ऑफ द टोटल डिमांड होती है, ये हमने पढ़ा। पहला स्टेटमेंट गलत, पहला गलत है तो पहला सही है, ये हो नहीं सकता। 1 and 2 करेक्ट हो नहीं सकता, 1 and 3 करेक्ट हो नहीं सकता। अपने आप आंसर जो है वो पता चल गया है कि पहला ही आंसर सही है। लेकिन आगे बात करते हैं। 10 दिन की बीओडी 90% ऑफ टोटल बीओडी के बराबर होती है, अभी हमने पढ़ा, यही बात है। अगला पूछा है, द अल्टीमेट फर्स्ट स्टेट बीओडी ऑफ अ गिवन सीवेज इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अल्टीमेट फर्स्ट स्टेट बीओडी का मतलब ये पूछना चाह रहा है, ये हमारे टर्म्स में एल नॉट की बात कर रहा है। क्या एल नॉट हमारे पास हमारे गिवन सीवेज का फिक्स होता है? पहली बात है, बिल्कुल सही बात है। आपको ये समझ में आना चाहिए कुछ बेसिक से पॉइंट कि एल नॉट हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। हमारे पास फिक्स्ड होता है, टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं। फिक्स होता है हमेशा कि इतना अमाउंट ऑफ बीओडी सेटिस्फाई होगा, इतना समय लग सकता है, वो समय पे डिपेंड करता है। तो ऐसे में हमारे पास एल नोट तो फिक्स्ड है। अब दूसरी चीज बात करते हैं कि हमारे पास किसी भी टाइम टी पर कितना ऑर्गेनिक मैटर रिमेनिंग है हमारे पास, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा हमारे पास हमारे रिएक्शन रेट कांस्टेंट पर, केडी एंड के पर। केडी की वैल्यू जितनी ज्यादा वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। ऑर्गेनिक मैटर टाइप कैसा है, कितना हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, कितना हमारे पास जो है वो इजी है, इजी टू डाइजेस्ट है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में रिएक्शन रेट कांस्टेंट बहुत स्लो हो जाता है, तो हमारे ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है। अगर हमारा ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा हमारे पास जो है वो आसानी से डाइजेस्ट होने की एबिलिटी रखता है, तो क्योर केडी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। क्योर केडी की वैल्यू ज्यादा होती है तो ऑर्गेनिक मैटर जल्दी तेजी से डिकम्पोज होना चालू होता है। अब यहां पर बात करना चालू करते हैं कि हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें रेट ऑफ बीओडी सेटिस्फैक्शन, तो रेट ऑफ बीओडी सेटिस्फैक्शन किस पे डिपेंड करेगा, हमारे पास बीओडी सेटिस्फैक्शन डिपेंड करेगा किसके ऊपर, के एंड केडी के ऊपर, कि भाई कितनी तेजी से हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है या कितनी तेजी से ऑक्सीजन हमारे पास सेटिस्फाई होती चली जाएगी, वो डिपेंड करेगा के और केडी के ऊपर। और के और केडी किस पर डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। तो ये पता होना चाहिए आपको कि के और केडी खुद डिपेंड करते हैं किस पे, टेम्परेचर के ऊपर। तो केडी की वैल्यू T डिग्री सेल्सियस पर होती है केडी एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट में 1.047 की पावर T-15 डिग्री, सॉरी T-20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कुछ बेसिक सी बातें हैं। आंसर यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, ए शुड बी दी करेक्ट आंसर। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। अगला सवाल है हमारे पास, यहां पर पूछा गया है व्हाट डज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और सीओडी इंडिकेट। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक्चुअली में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को बताता है किस तरह के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हो, या फिर हमारे पास प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए
कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको सीओडी बताता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बताता है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को ही और क्या कहा जाता है, सीओडी को और क्या कहा जाता है, डाइक्रोमेट डिमांड। क्या कहते हैं, डाइक्रोमेट डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, तो सीओडी की टेस्टिंग कैसे पता करते हैं, हमारे पास टाइट्रेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, टाइट्रेशन के बेसिस पे। टाइट्रेशन करते वक्त यहां पर टाइट्रेंट कौन लेते हैं, तो टाइट्रेंट यहां पर यूज किया जाता है हमारे पास यहां पर फेरस अमोनियम सल्फेट, FAS। क्या यूज करते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, यहां पर हमारे पास इंडिकेटर क्या यूज किया जाएगा, तो इंडिकेटर होगा, इंडिकेटर वुड बी क्या होगा, फेरोइन इंडिकेटर होगा। और यहां पर ये कलर कहां से कहां चेंज करेगा, तो ये अपना कलर चेंज करेगा कहां से, ग्रीन से, ग्रीन से हमारे पास रेड ब्राउन में। कहां चेंज करेगा, ये ग्रीन से रेड ब्राउन में कलर चेंज करेगा। अब यहां पर बात करते हैं कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या बताता है, एज ऑफ द सीवेज। सीवेज की एज बताना मतलब स्टेबिलिटी पर कमेंट करना, तो सीवेज की बताने के लिए रिलेटिव स्टेबिलिटी का काम में लिया जाता है। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सीवेज। अगर हमें बायोडिग्रेडेबिलिटी वेस्ट वाटर की बताना होती है, सीवेज की बायोडिग्रेडेबिलिटी बतानी होती है, कितना बायोडिग्रेडेबल कितना नहीं है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है बीओडी अल्टीमेट बाय सीओडी रेशियो। ठीक है, पोटेंशियल फॉर रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। तो रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर पता करने के लिए हमारे पास कि भाई इसको रिसाइकल कर सकते या नहीं कर सकते, दोबारा यूज कर सकते नहीं कर सकते, तो डिपेंड करेगा हमारे पास एफ्लुएंट क्वालिटी के ऊपर। एफ्लुएंट क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब बात आती है स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज। तो सीवेज कितना ज्यादा पोल्यूटेड है या उसमें कितना ज्यादा कंटेंट है ऑर्गेनिक मैटर का, ये हम पता लगा सकते हैं हमारे सीओडी की टेस्टिंग या बीओडी की टेस्टिंग से। जनरली बीओडी के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है कि भाई बीओडी बताता है स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज को। यहां पर ऑप्शन हमारे पास रिलेटेबल ढूंढना है, तो क्या आंसर हो सकता है, सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, अगला सवाल पूछा है, द जनरल मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट वाटर इज जनरली क्लासिफाइड एज। जनरल मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट, जनरल मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट, मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट मतलब कहां पर हमारे पास इंडस्ट्री से आ रहा है, इंडस्ट्री से आ रहा है। जनरल मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है हमारे पास, इंडस्ट्री से आ रहा है। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, हमारे पास कोई रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है, और हमारे पास यहां पर वेस्ट वाटर जनरेट होता है। तो वो जो वेस्ट वाटर होता है उसे क्या कहते हैं, सैनिटरी वेस्ट वाटर का मतलब होता है यहां पर डोमेस्टिक प्लस इंडस्ट्रियल। तो ये आंसर हो नहीं सकता। क्लीनिंग वेस्ट वाटर, क्लीनिंग वेस्ट वाटर हमारे पास बहुत जनरल टर्म है, जनरल टर्म है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। कोई क्या क्लीनिंग करना है, या तो प्रोसेसिंग हो रही है ना, जरूरी थोड़ी हर चीज क्लीन ही कर रहे हैं, तो वो हमारे पास प्रोसेसिंग का वेस्ट वाटर है। सर्विस वेस्ट वाटर, सर्विस वेस्ट वाटर कुछ भी ऐसा टर्म नहीं होता, प्रोसेस वेस्ट वाटर इज बेसिकली दी करेक्ट टर्म दैट वी बेसिकली यूज। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर दो बेसिक टर्म के बारे में पता होना चाहिए, क्या, एक है सीवेज और एक है सल्लेज। तो सीवेज और सल्लेज के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे ऑर्डर की, तो ऑर्डर सीवेज में ज्यादा होगा, सल्लेज में कम होगा। अच्छा कलर की बात करूं तो कलर हमारे पास सीवेज का डार्क होगा और इसका जो है वो लाइट होगा। ठीक है, हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर ज्यादा होगा और यहां पर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कम होगा। अगर बात करें कि हमारे पास यहां पर जो पोल्यूशन है वो हमारे सीवेज का ज्यादा होगा, सल्लेज का कम होगा। सीवेज कहां से आएगा, तो सीवेज आएगा हमारे पास वाटर क्लोजेट से। सल्लेज कहां से आएगा, तो ये किचन के सिंक से आएगा, ये हमारे पास बाथरूम से आएगा, बेसिन से आएगा, वरांडा से आएगा। इन जगहों से आने वाला जो वेस्ट वाटर उसे सल्लेज कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, पता होना चाहिए। यहां का आंसर क्या है, आंसर इज सी। अगला सवाल है हमारे पास, द के वैल्यू ऑफ द बीओडी डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। अभी हमने बात करी कि जो हमारा
रिएक्शन रेट कांस्टेंट है के, ये क्या बताता है कि भाई कितनी तेजी से हमारा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा। तो आपके पास अगर बात की जाए फॉर एग्जांपल कि आपका ये कर्व है बीओडी का, दिस इज रेफर्ड एज एल नॉट के बराबर। तो अगर ये आपका बीओडी का कर्व है कितने पे, के एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस पर, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका बीओडी का, यहां पर बात कर लेते हैं बीओडी की और यहां बात कर लेते हैं टाइम की। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सेटिस्फेक्शन अब तेजी से होगा, तेजी से अगर होगा सेटिस्फेक्शन तो यहां पर आपके पास ये बन जाता है के एट द रेट 30 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेटिस्फेक्शन जो है वो और तेजी से होना चालू हो जाएगा और ऐसे में दिस वुड कम आउट टू बी द कर्व, ये बनाएगा के एट द रेट 40 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ बीओडी रिएक्शन फास्ट हो जाता है, तो के वैल्यू ऑफ द बीओडी डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। बात बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है इसमें, द स्टेटमेंट इज वेरी मच करेक्ट। Simpler organic compounds have lower K values and complex compounds have higher K values। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास हमारे सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में बैक्टीरिया को कम समय लगेगा क्योंकि बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज एनर्जी एंड टाइम इज यूटिलाइज्ड इन ब्रेकिंग bonds ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर। तो कॉम्प्लेक्स मैटर के बॉन्ड्स को ब्रेक करने में समय और एनर्जी ज्यादा लगती है बैक्टीरिया की, इसलिए वहां पर रिएक्शन रेट कांस्टेंट स्लो हो जाता है, बीओडी का सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे होता है। तो क्यों हमारे पास स्पीड को डिटरमाइन करता है, क्योंकि ये वाला हमारे पास कारण बनता है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, A is going to be the correct answer। ठीक है, चलिए A is true but R is false। R क्यों false है? Simpler organic matter compounds have lower K values and complex compounds have the higher K values। बात सही है, तो हमारे पास R false तो नहीं हो सकता, आंसर जो है वो यहां पर दिस इज कमिंग आउट टू बी करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, A is going to be the correct answer। ठीक है, तो ये हो सकता है कि भाई एग्जाम में आंसर गलत दे रखा हो। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो है वो अच्छा हो सकता है कि हमारे पास हायर के वैल्यूज, तो दिस इज द वे जहां पर हमारे पास जो है वो, मैंने यहां पर उल्टा बोल दिया है। उल्टा क्यों बोल दिया है इसको जरा मतलब एक बार सोच भी लेते हैं। क्या सोच लेते हैं कि हमारे पास जो है, मैंने उल्टा क्या बोल दिया है कि भाई जो बोला है मैंने वो सब कुछ सही है, बट क्या है यहां पर कि हमारे पास के की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमारे पास बीओडी सेटिस्फेक्शन का रेट जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रेट ज्यादा होगा तो हमारे पास यहां पर फास्टर डीकंपोजिशन होगा। तो अब जरा मैं यहां पर अपने स्टेटमेंट को वापस से करेक्ट कर लेता हूं कि आपके पास यहां पर सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर की के की वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए बीओडी बहुत तेजी से डिकम्पोज होगा, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की के की वैल्यू कम होगी, इसलिए बीओडी का सेटिस्फेक्शन रेट स्लो हो जाएगा। तो यहां पर ये वाली बात सही है, मतलब हमारे पास यहां पर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड की वैल्यू के की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ये यहां पर स्टेटमेंट को मैं दोबारा से करेक्ट कर लेता हूं कि हमारे पास यहां पर बिकॉज एनर्जी एंड टेक्स टाइम, तो यहां पर आपके पास ये जो वैल्यू है लोअर के वैल्यूज गलत हो जाएगा और हायर के वैल्यूज गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा तो यहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये बात सही दे रखी है, ए ट्रू दे रखा है और आर फॉल्स दे रखा है। दिस इज वेरी मच करेक्ट, मतलब करेक्ट मतलब मैंने जो है वो स्टेटमेंट को गलत इंटरप्रेट आपके सामने कर दिया। तो यहां पर हमारे पास जो है वो आंसर तो यही सही होना चाहिए, ए सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो ये था हमारे पास हमारा आज का सेशन, जो कि मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी को लिए कि अगर आप अपनी एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं और अगर आप इन किसी परेशानियों से जूझ रहे हैं कि सर मैं तैयारी पहली बार कर रहा हूं या फ्रेशर हूं, कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह के कोर्सेज में मुझे एनरोल करने की जरूरत है, क्या मेरा सिलेबस मुझे दोबारा से पूरा पढ़ने की जरूरत है अगर मैं पहले पढ़ चुका हूं, तो कई सारे सवाल हैं।
अगर आप ऐसे सवालों से गिर चुके हो तो फिर आपके लिए एईसी प्लस कई सारे अलग अलग बैचेस लेकर आ चुका है। इंडिया के सारे एग्जाम को फोकस करना चाहते हो तो विजय बैच में एनरोल कर सकते हो। सिर्फ एसएससी जेई को फोकस करना चाहते हो तो एसएससी जेई बैच 1 में एनरोल कर सकते हो। अगर आप एमपीपीएससी एई या कोई और एई एग्जाम को फोकस करना चाहते हो तो प्रहार बैच में एनरोल कर सकते हो। आरआरबी जेई सीबीटी 1 के लिए तेजस बैच है। नॉन टेक का वहां पे हमारे पास जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है ओनली फॉर द नॉन टेक पोर्शन। किसी में भी आप एनरोल कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रिपरेशन में क्वेश्चंस को नहीं प्रॉपरली समझ पाते हो या नहीं लगा पाते हो या क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई सेशन ढूंढ रहे हो तो कंप्लीटली डेडिकेटेड बैच हमारे पास अवेलेबल है, जो कि है अभ्यास बैच और अभ्यास प्लस बैच। इंडिया में होने वाली सारी एई और जेई एग्जाम को अगर फोकस करना चाहते हो तो अभ्यास प्लस बैच आपके लिए हो जाएगा। अगर सिर्फ जेई एग्जाम को फोकस करना चाहते हो तो अभ्यास बैच के थ्रू आपका काम हो सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप अपने प्रिपरेशन में एक चार चांद लगाना चाहते हो, बढ़िया तरीके से रिवाइज करना चाहते हो, फास्ट ट्रैक मोड में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए हमारा फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल है जिसको आप एनरोल कर सकते हो। और इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हो तो सब्जेक्ट वाइज भी हमारी एप्लीकेशन पर कंटेंट अवेलेबल है। हर एक एक सब्जेक्ट को अलग अलग आप एनरोल करके पढ़ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन अप टिल हियर। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय।